हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है ये थर्ड क्लास है, जो कि एक नए टॉपिक के साथ हम ये क्लास शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता। देखिए, हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा तो हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कंप्लीटली जो थी मात्र सत्तात्मक जो सभ्यता थी, और यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता है यह पितृ सत्तात्मक सभ्यता है। और ये जो वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, और इसका जो निर्माता है, इसके जो निर्माता थे वो प्रमुख आर्य थे, ठीक है। और जिनकी जो संस्कृति भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ये एक घुमक्कड़ जो जाति है वो इस प्रकार की थी, और इनका ये कहते हैं कि मैक्स मूलर महोदय हैं, वो कहते हैं कि जो आर्य थे, आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का जो जानकारी है वो हमें वेदों से प्राप्त होती है, और वेद प्रमुख 4 है। और सबसे पुराना वेद की मैं बात करूं कि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, वो है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। तो आज हमारी जो पूरी की पूरी क्लास रहेगी वो ऋग्वेद पर ही बेस रहेगी। ऋग्वेद के बारे में कंप्लीट जानकारी आज हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो संपूर्ण जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता वेदों की जानकारी इससे प्राप्त होती है। तो जो वैदिक सभ्यता है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, और दूसरा आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का टाइम पीरियड हमसे पूछा जाए तो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी है। बीसी मींस ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी है। और इसमें 3 प्रमुख वेद हमारे आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम 3 वेद पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, और आज की क्लास में हम करेंगे ऋग्वेद, जो कि वेदों में सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10,562 जो है वो मंत्र मिलते हैं, ठीक है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसमें से 1017 सूक्त जबकि 11 बाल खिल्य है, ठीक है। और ऋग्वेद में ही हमें 10 मंडल मिलते हैं। 10 मंडल में से जो 2 से 8 तक जो मंडल है वो हमारे प्राचीनतम मंडल है, और 1, 9 और 10 जो मंडल है वो नवीनतम मंडल है। तो देखिए, ये जो 10 मंडल है इनमें से प्रमुख प्रमुख मंडल हम देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो तीसरा मंडल है, हमारे जो मंडल है, मंडल में तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, जो हमारा गायत्री मंत्र है इसका जो उल्लेख मिला है वो किसमें मिला है, तीसरा हमारा मंडल है ऋग्वेद का, तो उसमें इसका वर्णन मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है सवितुर देवता को समर्पित है, कि ये जो गायत्री मंत्र हम गाते हैं ना, ओम भूर, तो ये किस देवता को समर्पित है, तो ये हमारा है सवितुर देवता को समर्पित है। तो देखिए, ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, चौथे मंडल में खेती की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। सातवें मंडल में दसराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दसराज युद्ध जो 10 जनों के बीच में जो है लड़ा गया था। राजा सुदास है, यहाँ पे राजा सुदास ने विश्वामित्र को जो है सिंहासन से हटाकर वशिष्ठ को सिंहासन पर बैठा दिया था। इससे क्या है, जो वशिष्ठ थे वो उनमें क्रोध आ गया, और उन्होंने 10 जन की टोली बनाई और जो है सुदास पर आक्रमण कर दिया। तो पूछ लिया जाता है कि 10 जन की जो टोली है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो उसका नेतृत्व किया गया था विश्वामित्र के द्वारा। जबकि सुदास की जो सेना थी उस टुकड़ी का जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वशिष्ठ के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ थे यहाँ पे। नेक्स्ट जो मंडल है वो है हमारा 8वां। जो 8वां मंडल है इसमें ऋचाएं मिली हैं, ठीक है। ऋचाओं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसके बाद आता है हमारा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है। जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो पवित्र नदी है सरस्वती नदी है, जबकि दूसरी जो यहाँ पे जो
ठीक है। अब देखिए जो हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद में प्रमुख शाखाएं भी थी, तो 5 प्रमुख शाखाओं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो ये 5 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? शाकल, वाकल, अस्लायन, साख्यायन और मांडुक्य। देखिए ये जो 5 शाखाएं हैं वर्तमान में, इनमें से सिर्फ शाकल जो है ये विद्यमान है, बाकी सभी जो है लुप्त प्राय हो चुकी हैं। ठीक है। अब जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुछ नदियों का वर्णन मिलता है, और ये नदियां जो है ये ऋग्वेद की प्रमुख नदियां हैं, और यहाँ से इनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देते हो तो नदियों के प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए कि किस नदी का पुराना नाम क्या था। तो देखिए सबसे पहले घग्गर के साथ साथ आप यहाँ पे सरस्वती भी लिख सकते हो, तो दोनों को मिलाकर उस टाइम पे बोलते थे दृशदती। घग्गर और सरस्वती दोनों को मिला के बोलते थे दृशदती। व्यास नदी जो है, व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा नदी। रावी को बोलते थे पहले पुरुषणी नदी, या पूछा जाए रावी का पुराना नाम क्या था? पुरुषणी नदी। हर तीसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये नदी दे दी और पूछ लेंगे कि इसका प्राचीन नाम क्या था। ठीक है। गंडक नदी का जो प्राचीन नाम है वो है सदानीरा। सरस्वती नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था, और सतलज नदी को शतुद्री नदी कहा जाता था। इसका जो प्राचीन नाम है वो है शतुद्री। आगे है चिनाव को अश्किनी कहा जाता था, जबकि झेलम का पुराना नाम वितिस्ता है, और सिंधु को कहा जाता था इंडस नदी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी, तो वहां पे भी इंडस भी इसे कहा जाता था। ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार से ऊपर कुलपति, फिर जन, फिर मुखिया होता था। ठीक है। अब यहाँ पे राजा जो था, ऋग्वेद में जो राजा होता था वो युद्ध का देवता। जो यहाँ पे जो युद्ध लड़े जाते थे वो जमीन को लेकर ये नहीं होते थे, या किसी धन संपदा को नहीं होते थे। यहाँ पे जो युद्ध लड़े जाते थे वो लड़े जाते थे गौओं के ऊपर, मतलब गायों पर। ठीक है। गायों को ही उस टाइम पे पशुधन माना जाता था, और यहाँ पे जो राजा बनाने की जो प्रथा थी वो राजतंत्रात्मक होती थी। यहाँ पे वंशानुक्रम नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी यहाँ पे परंपरा नहीं थी। ठीक है। जो राजा होता था वो एक कबीले का संरक्षक या एक कबीले का प्रमुख होता था। ठीक है। और ये जो राजा होता था ये युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी ना होकर युद्ध का स्वामी होता था। राजा को गोप कहा जाता था, और जो राजा की जो सहायक संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण करती थी। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की संस्थाएं यहाँ पे हम देखेंगे कि जो राजा की सहायक संस्थाएं थी वो थी हमारी विदत, सभा और समिति। अगर वर्णन पूछा जाए सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री किसमें कहा गया है, तो वो तो आएगा आपका अर्थवेद। ठीक है। लेकिन ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिला है, किसका? सभा और समिति का। जो विदत है, विदत एक प्राचीन संस्था होती थी, और इसका जो ऋग्वेद में वर्णन मिला है वो 122 बार मिला है। किसका? विदत का। और सभा, दूसरी यहाँ पे संस्था थी सभा, इसका जो वर्णन मिला है 8 बार। ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख मिला है वो 8 बार मिला है। वर्तमान में जैसे हमारी राज्यसभा है उस प्रकार से ऋग्वेद काल में सभा होती थी, न्यायिक जो फैसले राजा लेता था उसमें ये सहायता करती थी। अगली जो यहाँ पे थी जो सहायक संस्था राजा की वो थी समिति, और ये जो समिति थी ये वर्तमान में जो लोकसभा है, लोकसभा के रूप में इसको देखा जाता था, और इसका जो अध्यक्ष होता था वो ईशान होता था। किसका? समिति का। ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये तो कहा गया है किसमें? ऋग्वेद में। इसका वर्णन जो ऋग्वेद में अर्थवेद में मिलता है। लेकिन अगर पूछे राजा की सहायक संस्थाएं, तो सहायक संस्थाएं विदत, सभा और समिति ऋग्वेद में थी। ठीक है। अब देखिए जो विदत और सभा है, विदत और सभा में स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। ठीक
है। ठीक है, जो ऋग्वेद शब्द है इसका उल्लेख जो है इंद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। ठीक है, और जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो नाम है यहाँ पे एक बार ही यहाँ पे उल्लेखित किया गया है ऋग्वेद में। यमुना 3 बार इसका नाम उल्लेखित किया गया है ऋग्वेद में। जल शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 275 बार मिलता है, जबकि विष का जो उल्लेख है 170 से 171 जो है 71 बार ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख है वो मिला है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य शब्द पूरा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सिर्फ एक बार प्रयोग में आया है। यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जो काम करता था वो उसी की जाति होती थी, जबकि जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो वहां पे जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित नहीं होती थी, वंश आधारित हो गई थी। ठीक है, जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता था उसकी वही जाति हो जाती थी। यहाँ पे जो प्रमुख जो विदुषियां थी, पूछ लिया जाता है ऋग्वेद की प्रमुख जो विदुषियां थी वो कौन थी, तो यहाँ पे अपाला, घोषा और लोप मुद्रा। अपाला, घोषा और लोप मुद्रा, जबकि यहाँ पे पुरोहित जो होता था। ठीक है, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पुरोहित जो राजा है, राजा के बाद दूसरा जो प्रधान पर प्रमुख व्यक्ति होता था वो होता था पुरोहित, और पुरोहित को होत्री कहा जाता था। ठीक है, और जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था वो था ऐत्रेय कौशिकी। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था ऐत्रेय। तो ये था हमारा पूरा ऋग्वेद में जो हमारा राजा था वो क्या होता था, वो युद्ध का स्वामी होता था, और युद्ध प्रमुख जो वो युद्ध करता था वो गायों के लिए करता था, क्योंकि वहां पे ऋग्वेद काल में जो प्रमुख धन संपदा होती थी वो गाय ही होती थी। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ही धनी होता था, और राजा जो है वो राजा कबीले का प्रमुख यहाँ पे होता था। तो ये है हमारा ऋग्वेद, और ऋग्वेद इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसमें 3 प्रमुख वेद आते हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन तीनों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज के वीडियो में हमने किया है ऋग्वेद। इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारी जो वैदिक सभ्यता है ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी 2 वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कराया है, नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। इसी के साथ जो है आज के हमारे ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।